हम पढ़ रहे थे ग्राम विकास अधिकारी के लिए सामान्य विज्ञान, जो कि उसकी मेन परीक्षा के लिए नया टॉपिक जोड़ा गया है। और सामान्य विज्ञान में हम शुरू कर रहे हैं जीव विज्ञान से। तो सबसे पहले हमने जीव विज्ञान में जीवधारियों का वर्गीकरण पढ़ा, किन्होंने किस तरीके से वर्गीकृत किया था, दिव्य नाम पद्धति क्या थी, फिर हमने कोशिका और कोशिका की बात करी। अब हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। जो कोशिका होती है वो किस प्रकार से बनी हुई होती है, जिसमें जो जीव जंतु कोशिका होती है वो किस प्रकार की होती है और पादप कोशिका होती है वो किस प्रकार की होती है, किन किन चीज़ों से वो बनी हुई होती है और कौन कौन से उसके अंदर और पार्ट्स होते हैं, सभी की डिटेल से हम यहाँ पे व्याख्या करने वाले हैं। तो ये वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो है रहने वाली है। और साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। यहाँ पर हम पूरा सब कुछ कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, केवल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है, क्योंकि जो सामान्य विज्ञान का जो टॉपिक है उसके अंदर टॉपिक वाइज दिए हुए नहीं है, लेकिन ये बताया हुआ है कि भाई जो दैनिक जीवन में हमारे उपयोग होने वाली चीज़ें हैं वही हमारे काम आएंगी, तो मतलब उस पेपर के अंदर आएंगी, तो उन्हीं को ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो कोशिका की संरचना यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले कोशिका की संरचना की बात कर लेते हैं। तो कोशिका का निर्माण अलग अलग घटकों से होता है और उन घटकों को क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। जो प्रत्येक कोशिकांग है, यानी उसके जो प्रत्येक घटक हैं कोशिका के, उन घटकों के अपने अलग अलग कार्य होते हैं और इन्हीं कोशिकांगों के कारण ये कोशिका जो है वो जीवित रहती है, उसकी जीवित संरचना होती है। हर एक कोशिकांग जो है वो जीवन से संबंधित कोई भी कार्य है, यानी कि जो जिस कार्य के लिए वो बनी होती है उस कार्य को करने में सक्षम होती है। जीवों के सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हम कोशिका की संरचना में तीन पार्टों में इसको डिवाइड किया है कि भाई कोशिका जो होती है वो तीन भागों से मिलकर के बनी होती है और उनके अंदर भी छोटे छोटे अलग पार्टिकल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, मेन तीन पार्ट बनाए हैं। एक तो कोशिका झिल्ली, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक। देखिए, ये होती है कोशिका झिल्ली, फिर इसके अंदर यहाँ पे होता है केंद्रक, और केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में यहाँ पे जो भरा होता है वो कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके अंदर भी और पार्टिकल है, ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी इन सब की डिटेल हम जो है आगे करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो दी हुई है ये कंप्लीट जो है ये है जंतु कोशिका और इधर ये है पादप कोशिका। दोनों में डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस भी हम आगे कंप्लीट पढ़ते जाएंगे। देखिए, यहाँ पर ये अंदर दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक है। ये जो छोटी सी बॉल जैसा दिखाई दे रहा है ये क्या है, केंद्रक है। और ये बाहर जो दिखाई दे रही है ये है कोशिका झिल्ली, और इसके बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है उसको कहते हैं कोशिका द्रव्य। इसके बीच में जो द्रव्य भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य के अंदर भी आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये इस तरीके की ये संरचना दिखाई दे रही है, देखिए ये रे, इनको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर ये राइबोसोम्स है, इधर देखिए गोल्जीकाय उपकरण है, जिनको गोल्जी उपकरण या गोल्जीकाय कहते हैं। इसके साथ ही इसके अंदर यहाँ पे ये जो तरल पदार्थ भरा हुआ होता है इसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये केंद्रक के बाहर जो एक झिल्लीनुमा आकृति दिखाई देती है उसको केंद्रिका झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से ये केंद्रिका झिल्ली ये जो नजर आ रही है। इसके अलावा ये छोटे छोटे रिक्तिकाएं हैं, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स को ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये है जंतु कोशिका। अब इधर हम पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका के अंदर भी देखिए, पादप कोशिका के अंदर ये बाहर, ये देखिए यहाँ पे जो बाहर है ये कहलाती है कोशिका भित्ति, बाह्य कोशिका भित्ति। ये देखिए इधर यहाँ पर भी अलग अलग ये केंद्रक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस केंद्रक के साथ यहाँ पे हरित लवक भी होते हैं क्योंकि पादप कोशिका है। अंदर की साइड में छोटे छोटे जो दिखाई दे रहे हैं ये है अंतद्रव्य जालिकाएं। उसके बाद इसके अंदर भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका भित्ति अंदर की तरफ, कोशिका भित्ति ये बाह्य कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रीय जाली, गोल्जिकाय उपकरण, ये सारी चीजें इसके अंदर भी होती हैं। कोशिका द्रव्य इसके अंदर यहाँ पे भरा हुआ होता है। हरित लवक ये दिखाई दे रहे हैं, ये हरित लवक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर होती हैं। इन सब पार्टिकल्स को हम आगे डिटेल से वर्णन करेंगे। तो देखिए, कोशिका द्रव्य एवं कोशिका को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। देखिए,
जो कोशिका द्रव्य भरा होता है, जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो द्रव्य पदार्थ होता है वो और केंद्रक दोनों को मिला करके सम्मिलित रूप से उसको जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन की। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यानी कि जो बाहर की साइड में ये जो हमने यहाँ पे ये आवरण बताया था बाहर का, वो कोशिका झिल्ली होती है जो कि बहुत ही पतली होती है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह झिल्ली जीवित व अर्ध पारगम्य होती है। चूंकि इस झिल्ली द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर या बाहर आ जा सकते हैं, सभी पदार्थ नहीं। यानी कि इस झिल्ली को मतलब इन झिल्ली को क्रॉस करके कुछ ही पदार्थ बाहर या फिर अंदर जा सकते हैं, संपूर्ण नहीं। इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में यह एक दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो ये दोहरी झिल्ली के रूप में दिखाई देती है, और इसके साथ साथ इसमें अनेक छिद्र भी दिखाई देते हैं। और कोशिका झिल्ली जो है वो किस चीज से बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दो परत प्रोटीन तथा उनके बीच में जो परत पाई जाती है वो लिपिड का रहता है। यानी कि जो बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली मतलब कोशिका के बाहर की तरफ जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है वो डबल होती है। जो डबल लेयर जो होती है, दो परत होती हैं, वो तो होती है प्रोटीन की, और उनके बीच में जो परत होती है वो लिपिड की होती है। तो ये लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका को एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है और साथ ही साथ इसको यांत्रिक सहारा, मैकेनिकल सपोर्ट का भी प्रदान करती है। भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने और अंदर आने में नियंत्रित करती है। जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद आती है कोशिका भित्ति। देखिए यहाँ हमने बात करी थी कोशिका झिल्ली की, हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं के चारों ओर एक मोटे कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती है उनके बाहर की तरफ जो कठोर आवरण होता है उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। देखिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि बताइए पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किस पदार्थ के द्वारा बनी होती है? तो सेलुलोज के द्वारा बनी होती है, और यह भी पारगम्य होती है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ होता है जो पादप कोशिकाओं को संरचना और दृढ़ता प्रदान करता है। दृढ़ता यानी कि कठोरता प्रदान करता है। इसी वजह से जो कोशिका भित्ति होती है वो टाइट होती है, कठोर होती है और निर्जीव होती है। इसके विभिन्न प्रकार के स्थूलन मौजूद होते हैं और अर्ध पारगम्य नहीं होते हैं। यह पादप कोशिका में एक निश्चित रूप प्रदान करती है और सुरक्षित और यांत्रिक सहारा भी देती है। ये भी सेम उसी तरीके से कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है और कोशिका को सूखने से बचाती है। अब बात करते हैं कोशिका द्रव्य की, जो कि जंतु कोशिका की अगर बात करें तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पाया जाता है कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसमें अनेक कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस कोशिका द्रव्य जो होता है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक। अकार्बनिक में बात करें खनिज लवण आदि, और कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि होते हैं जो निर्जीव पदार्थ है। कोशिका द्रव्य एक बहुत ही गाढ़ा और पारभासी और चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें अनेक संरचनाएं उपस्थित होती है, जिनकी हमने बात करी थी अभी, जिनके जो अलग अलग उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं। ये जो अलग अलग प्रकार के जो इसके अंदर अंग उपस्थित होते हैं, जो रचनाएं उपस्थित होती है, उनको कोशिकांग कहते हैं। और ये सारे कोशिकांग जो है ये इन सब का अलग अलग कार्य होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। मतलब इन कोशिकाओं के अंदर झिल्ली नहीं होती है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं जो उपापचयी क्रियाओं को दक्षतापूर्ण संपन्न कराते हैं, जिसमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लास्टिक रेक्टिकुलम। जंतु और पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म शाखित जालीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, और इस जाल को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। यह लाइपोप्रोटीन का बना होता है और कोशिकाओं के समांतर नालिकाओं के रूप में फैला होता है। कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक के बाह्य झिल्ली
से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। अतः प्रद्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है। यानी कि ये कहा है कि ये चाहे भले ही वो जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, दोनों ही केस में ये बहुत ही छोटे शाखित या जालीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। चिकनी अंतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और एक खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्ली जो है वो चिकनी होती है और इसकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होती है, इससे लिपिड का स्राव होता है। दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इसके बाहर, जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। यानी कि इनके बाहर राइबोसोम्स होते हैं और ये देखो, ये तो लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी थी और ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए। यानी कि अगर यहाँ पे पूछा जाए कि लिपिड स्राव के लिए कौन सी प्रद्रवी जालिका जो है उत्तरदायी है, तो चिकनी प्रद्रवी जालिका, और प्रोटीन संश्लेषण के लिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका अंतःकोशिका परिवहन तंत्र का निर्माण करती हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती हैं। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। अंतःप्रद्रवी जालिका केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को जाने का पथ बनाती है। यानी कि ये केंद्रक से और जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थ ले जाने का रास्ता बनाती हैं। यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं और कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है, जिस कारण कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा अभी हमने बात करी राइबोसोम्स की कि भाई खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं। तो इनकी अगर बात करते हैं, ये क्या होते हैं और किस काम के लिए ये यूज होते हैं, इनका क्या काम होता है। तो राइबोसोम्स की खोज, सबसे पहले बात करें खोज की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी खोज प्लेड ने 1955 में की थी। ये ऐसे कण हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखे जाते हैं। ये अंतःप्रद्रवी जालिका की झिल्लियों के सतह पर सटे होते हैं या फिर अकेले या गुच्छे में कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। यानी कि या तो ये जो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है उसके सतह पर होते हैं, या फिर ये उससे अलग गुच्छे के रूप में या फिर अकेले भी हो सकते हैं। ऐसे राइबोसोम जो गुच्छे में मिलते हैं उनको पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। यानी कि एक साथ मिलते हैं, जो काफ़ी सारे एक जगह इकट्ठे होकर मिलते हैं, उनको कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स। ये रचनाएं प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं, प्रोटीन और आरएनए की बनी होती हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। उसके बाद देखा था हमने गोल्जी-काय उपकरण या गोल्जी-काय। इसकी खोज जो है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी 1898 ईस्वी में। सूक्ष्मदर्शी के देखने से यह मुड़ी हुई छड़ व गुच्छे के समान दिखाई देती है। पादप कोशिका में ये कोशिका द्रव में मुड़ी हुई छड़ के समान रचना बना करके बिखरे रहते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं या चपटी कुंडलियों या सिस्टर्नी के समूह के रूप में की तरह दिखाई देती है। कुंडलियों के सिरों पर छोटी छोटी पुट्टिकाएं स्थित होती हैं। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। गोल्जी-काय की झिल्लियों का संपर्क अंतःप्रद्रवी जालिकाओं की झिल्लियों से रहता है। गोल्जी-काय कुछ यूकेरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल रुधिर कणिका, जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में नहीं पाए जाते। यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक होते हैं। लाइसोसोम्स और पैरोक्सिसोम्स के निर्माण में मदद करते हैं। पादप कोशिका विभाजन के समय यह कोशिका प्लेट बनने में सहायता करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन संश्लेषण में जो अपनी भूमिका निभाते हैं। ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन अपनी भूमिका निभाता है, तो वो है राइबोसोम्स। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स की। कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आएंगी जिनको आपको बहुत ज़रूरी से ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लाइसोसोम्स। देखिए, इसकी खोज जो है क्रिश्चियन डी दवेद ने की थी 1958 में।
बहुत ही सूक्ष्म कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाई जाती है, जिनके चारों तरफ पतली झिल्ली होती है जिसका आकार बहुत ही छोटे थैली जैसा होता है। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बिल्कुल से बता देती हूँ। यहाँ पे जो जिस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसका आकार बहुत ही छोटा होता है और थैली जैसे होते हैं, और ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये एंजाइम्स होते हैं, और इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं कि जो जीव द्रव्य होता है उस जीव द्रव्य को ये नष्ट भी कर सकते हैं, इनमें इतनी क्षमता होती है। कोशिकीय उपापचय में व्यवधान होने के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम्स फट जाते हैं एवं इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। यानी कि जब, क्योंकि जो कोशिकाएं होती है वो बनती और बिगड़ती रहती है, तो जब कोशिकाएं बिगड़ती हैं तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, और फिर उस कंडीशन में जो लाइसोसोम्स होते हैं वो फट जाते हैं, और जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हुई थी उनको ये पचा जाते हैं, उनको पूरे को खत्म कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ध्यान रखना, सुसाइड बैग किसे कहते हैं, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं लाइसोसोम्स को। इस कोशिका यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं और अंतः कोशिकीय पदार्थों एवं अंगकों को टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करते हैं। ये जीवाणु और विषाणुओं से रक्षा करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये हो गई कि जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं। यदि मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो लाइसोसोम्स जो है वो एक तरीके के एंजाइम होते हैं जो कि टूटी फूटी कोशिकाओं को और अन्य प्रकार के जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उनको पचा करके कोशिका को साफ रखने में उनकी मदद करते हैं, और ये जीवाणु और विषाणुओं से भी हमारी मदद करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट इसके अंदर अंग होता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी खोज किसने की थी ये पूछा जा सकता है, तो अल्टमैन ने इसकी खोज की थी 1890 ईस्वी में। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो बात ये थी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो इस माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी, और उन्होंने इसको नाम दिया था बायोब्लास्ट, लेकिन बाद में बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ये ध्यान रखना है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका आकार और उसकी आकृति जो है वो चेंज होती रहती है। यह कोशिका द्रव्य के कणों, सूत्रों और छड़ों और गोलकों के रूप में बिखरा रहता है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक बाहरी झिल्ली और एक अंत झिल्ली से चारों ओर घिरा रहता है। इसके बीच में एक तरल नुमा गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी झिल्ली में अनेक प्रवृद्ध निकलकर माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में लटके रहते हैं जिन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी की सतह पर F1 कण और ऑक्सीसोम्स पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण ऊर्जा का शक्तिगृह कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर शक्तिगृह कहते हैं। और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 36 ATP अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं उसमें से 34 माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं, 36 में से 34। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिकल होता है वो होता है लवक। यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है लवक। ये कोशिका द्रव्य में चारों ओर बिखरे रहते हैं। ये आकार में मुख्य रूप से अंडाकार, गोलाकार या तस्तरी नुमा होते हैं, और ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, तारानुमा, फीतानुमा, कुंडलाकार इत्यादि। और ये जो लवक होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ध्यान रखना, 3 प्रकार के लवक होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे पादपों के लिए। 3 तरीके के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है अवर्णी लवक। ये कहाँ पाया जाता है, ये उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि पौधे के उन भागों की कोशिकाओं में जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहती हैं कौन सा लवक पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं कि पौधे के जड़ व भूमिगत तनों में कौन सा लवक पाया जाता है, तो अवर्णी लवक पाया जाता है। यह स्टार्च कणिकाओं और तेल बिंदुओं से बनने के कारण संग्रहित करने हेतु उत्तरदायी होता है। उसके बाद अवर्णी के बाद आता है वर्णी लवक। तो ये रंगीन लवक होता है जो प्राय अलग अलग कलर
का होता है, लाल, पीला, नारंगी रंग के होता है और ये पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, चाहे वो फूल हो सकता है, फल हो सकता है या बीज हो सकता है। इसके बाद है हरित लवक। पौधे के लिए हरित लवक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिका संरचना है क्योंकि इसी के मौजूद वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। यहाँ पर भी याद रखना है, रसोई घर किसे कहते हैं कोशिका का, तो कहते हैं हरित लवक को, क्योंकि हरित लवक जो है उसमें पर्णहरित के कारण कैरोटीन और जेंथाफिल नामक वर्णक भी पाए जाते हैं। ये जो हरित लवक है इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं, इसीलिए कोशिका का रसोई घर भी इसको कहते हैं। देखिए, पत्तियों का रंग पीला होने के कारण इसमें कैरोटीन का निर्माण होता है और पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। पूछा जा सकता है पर्णहरित में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। नेक्स्ट पार्टिकल है रसधानी। तो कोशिका की रसधानी चारों ओर से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से घिरी होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। रसधानियां छोटी अथवा बड़ी हो सकती हैं। इन रसधानियों के अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे होते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है जो कि निर्जीव पदार्थ होता है। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां जल संतुलन का कार्य करती हैं। पादप कोशिकाओं में ये स्फीति एवं कठोरता प्रदान करती है। कुछ एक कोशिकाएं जीवों में विशिष्ट रसधानियां कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट तारककाय। इसकी खोज करी थी बोवेरी ने 1888 ईस्वी में और ये केवल जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है और ये पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है और ये एक बेलन जैसी रचना के रूप में दिखाई देता है। और ये जंतु कोशिका केंद्रक के पास चमकदार क्षेत्र होता है जिसमें एक या दो सूक्ष्म रचनाएं होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। प्रत्येक सेंट्रियोल के चारों ओर धागे की तरह तारक रश्मियां दिखाई पड़ती हैं। तारककाय जंतु कोशिका विभाजन में मदद करता है। यह कोशिका में सीलिया एवं फ्लैजिला के बनने में भाग लेता है। सीलिया और फ्लैजिला बनने में कौन भाग लेता है, तो तारककाय भाग लेता है। यह कोशिकाओं का प्रचलन अंगक भी है। नेक्स्ट है माइक्रोट्यूब्यूलस। ये छोटी छोटी नलिकाकार रचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती हैं। यह कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के निर्माण में भाग लेती हैं। यह सेंट्रियोल, सीलियो, फ्लैजिला आदि के निर्माण में भी भाग लेती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, देखिए हमने बात कर ली है कोशिका झिल्ली की भी और कोशिका द्रव्य की भी। अब हम लास्ट में तीसरे नंबर का पॉइंट है हमारा केंद्रक। अंदर जो केंद्रक है उस केंद्रक के अंदर क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो चीजें देख लेते हैं। तो सबसे पहले पूछा जा सकता है कि केंद्रक की खोज किसने की। तो केंद्रक की खोज की है रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज करी है रॉबर्ट हुक ने। ध्यान रखना है इस चीज का। 1831 में की है। कोशिका द्रव्य के बीच में एक बड़ी और गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है, इसी को ही केंद्रक कहते हैं और इसके चारों तरफ जो है वो दोहरी परत पाई जाती है जिसे केंद्रक कला या फिर केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं। इसमें अनेक केंद्रक छिद्र होते हैं जिसके द्वारा केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। देखिए हमने यहाँ पे बताया था कि इस तरीके से बाहर तो होती है केंद्रिका झिल्ली, केंद्रक वो कोशिका झिल्ली, बीच में होता है केंद्रक और इसके बाहर यहाँ पे केंद्रक जो है द्रव्य भरा होता है। इस केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरा होता है। कोशिका द्रव्य के ये कोशिका द्रव्य है और इस यहाँ पे केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य भरा होता है। तो जो इन दोनों के बीच में जो झिल्ली बनी हुई होती है जिसको केंद्रक कला कहते हैं या केंद्रक झिल्ली, वो झिल्ली भी इन दोनों द्रव्यों में से कुछ पदार्थों के आदान प्रदान करने के काम आता है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य और कोशिका के अंदर ये जो है ये कोशिका द्रव्य। प्रत्येक जीवित कोशिका में प्राय एक केंद्रक पाया जाता है लेकिन कुछ कोशिकाओं में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल पदार्थ भरा हो रहता है जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के जाल जैसी संरचनाएं पाई जाती है जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इनको
क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए एवं प्रोटीन से बने होते हैं। ये जो जाल सा दिखाई देता है इसकी बात हो रही है। यहाँ पर डीएनए की फुल फॉर्म भी लिखी हुई है, तो प्रश्न अगर पूछा जाए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीएनए आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाते हैं और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर के छोटी और मोटी छड़ जैसी संरचनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं और इन्हीं को ही फिर लास्ट में गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। डीएनए अणुओं में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह कोशिका के अंदर संपन्न होने वाली सभी उपापचयी एवं रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कुछ जीवों में कोशिका जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कोशिका के विकास परिपक्व को निर्धारित करता है और प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में छोटी गोलाकार और अंडाकार रचनाएं पाई जाती है जिन्हें केंद्रिका कहते हैं। ये कम सक्रिय कोशिकाओं में छोटी होती हैं और अथवा नहीं पाई जाती, जबकि सक्रिय स्रावी कोशिकाओं में ये बड़ी होती हैं और संख्या में एक या अनेक भी हो सकती हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। कोशिका विभाजन में केंद्रिका का विशेष महत्व होता है। एक सामान्य कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र महीन, लंबे और अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये स्पष्ट दिखाई देते हैं। सामान्यतः गुणसूत्र बेलनाकार होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड्स। तो पेलिकल गुणसूत्र के सबसे बाहरी आवरण होता है। पेलिकल के द्वारा घिरा हुआ भाग मैट्रिक्स कहलाता है और मैट्रिक्स में गुणसूत्रों की पूरी लंबाई में 2 समांतर कुंडलित धागों के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें क्रोमेट्रिक्स या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड में 2 या अधिक महीन कुंडलीनुमा धागों की समान संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें क्रोमोनिमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिड के क्रोमोनिमाटा इतनी अधिक घनिष्ठता से एक दूसरे से संबंधित होते हैं कि वे एक ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमेटिड डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक स्थान पर सेंटीमियर के द्वारा एक दूसरे से संयोजित होते हैं। सेंटीमियर एक महत्वपूर्ण रचना होती है जो गुणसूत्र का आकार निश्चित करती है तथा कोशिका विभाजन के समय तुर्क सूत्र से गुणसूत्र को संलग्न करती है और सेंट्रोमियर की उपस्थिति के कारण ये गुणसूत्र 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक भाग बाहु कहलाता है। दोनों बाहुओं के संधि स्थल पर एक संकुचन होता है जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है ये प्राथमिक संकुचन और इधर ये द्वितीयक संकुचन दिखाया देता है। ये बाहर पेलिकल है, टेलोमियर है ऊपर की तरफ और ये जो अंदर दिखाई दे रही कुंडलीनुमा इस तरीके से ये क्रोमोनिमाटा है और इधर से ये सेंट्रोमियर। दोनों बाहुओं की संधि पर एक संकुचन जिसे प्राथमिक संकुचन कहते हैं। कभी कभी गुणसूत्रों के बाहुओं में प्राथमिक संकुचन के अलावा एक अन्य संकुचन भी दिखाई देता है जिसे द्वितीयक संकुचन कहते हैं और गुणसूत्र का शीर्ष भाग जो ऊपर वाला भाग अभी बताया था वो टेलोमियर कहलाता है। प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या एक निश्चित होती है, जैसे कि मनुष्य के शरीर में 46, ड्रोसोफिला की कोशिका में 8, मक्का के पौधे में 20, टमाटर के पौधे में 24, आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं और ये हमेशा जोड़े में रहते हैं। एक जोड़े के दोनों गुणसूत्र सदा एक दूसरे के समान होते हैं, इस कारण ये दोनों समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिसमें 2 समजात गुणसूत्र हों द्विगुणित कहलाते हैं और युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कायिक कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या से आधी होती है। ऐसी कोशिकाओं को गुणसूत्र समूह या अगुणित कहलाते हैं। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले पादप कोशिका की बात करें तो पौधों में विकसित त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, जबकि
यहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, बल्कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली से ढकी रहती है, यानी कि यहाँ पे कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कुछ पौधों को छोड़कर जैसे कि कवक, जीवाणु आदि अन्य सभी में पर्णहरित पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम्स नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट ताराकार सेंट्रोसोम की रचना होती है, जो कोशिका विभाजन में सहायता करती है। पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी या रिक्तिका होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है। अधिकांश पादप कोशिकाओं में तारक केंद्र नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में तारक केंद्र होता है। तो ये थी हमारी कोशिका की संरचना। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन, किस तरीके से कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। तो ये है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।